वास्तविक घटनाओं पर आधारित इस फिल्म की शुरुआत तब होती है जब हमारी मुख्य नायिका बी कोमा में जाने के बाद अस्पताल लाई जाती है। डॉक्टर उसकी सेहत की स्थिति का मूल्यांकन करते हैं, जबकि उसके परेशान परिवार के सदस्य उससे मिलने आते हैं। बी अब भी बेहोश है और समझने के लिए कि वो अस्पताल कैसे पहुंची, वो अपनी कहानी की शुरुआत में वापस जाने का निर्णय करती है। बी के माता-पिता शेरोन और डेरेक मानसिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। डेरेक का मानसिक विकास एक शराबी ड्राइविंग दुर्घटना के कारण 12 साल की उम्र में ही थम गया था और शेरोन का दिमाग पूरी तरह विकसित नहीं हुआ, जिससे यह धारणा बनी कि वह अकेले नहीं रह सकती। इन सब के बावजूद शेरोन और डेरेक को पहली नजर में ही प्यार हो गया और उन्होंने शादी कर ली। शुरुआत में उनके माता-पिता इस रिश्ते को लेकर चिंतित थे, लेकिन बाद में उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। डेरेक की मां लोरेटा चाहती थी कि शेरोन की नसबंदी कराई जाए, क्योंकि उनका मानना था कि ये जोड़ा बच्चे की देखभाल करने में सक्षम नहीं होगा। शेरोन की मां पेग इस विचार का विरोध करती हैं, लेकिन उनके पति अर्ल, जो शेरोन के पिता हैं, एक और बच्चे की जिम्मेदारी लेने के इच्छुक नहीं थे। वे पिछले 21 साल से अपनी मानसिक रूप से विकलांग बेटी का पालन पोषण कर रहे थे और इस स्थिति में कोई निर्णय न लेने का फैसला करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि नवविवाहित जोड़ा रोमांस में दिलचस्पी नहीं रखता। शादी के कुछ समय बाद बी का जन्म होता है, जिससे शेरोन के माता-पिता पर अतिरिक्त जिम्मेदारियों का भार बढ़ जाता है, जो पहले से ही इस जोड़े को घर दे रहे थे। बी का नाम उसकी मां शेरोन के पसंदीदा कार्टून पात्र बाम्बी से प्रेरित होकर रखा गया था। शुरुआत में शेरोन के माता-पिता पेग और अर्ल बी की देखभाल में मदद करते हैं। समय के साथ अर्ल परिवार की एकमात्र आय का स्रोत होने से थक जाते हैं, इसलिए वे डेरेक को सुझाव देते हैं कि वह अपने परिवार को कहीं और ले जाए। पेग चाहती थी कि शेरोन और डेरेक उनके साथ ही रहें, क्योंकि उन्हें उन पर बच्चे की देखभाल को लेकर विश्वास नहीं था। लेकिन डेरेक फैसला करता है कि उन्हें बाहर जाकर एक परिवार के रूप में अलग रहना चाहिए। कुछ समय बाद डेरेक और शेरोन ने नेवादा की यात्रा की और अंततः घर खरीदने तक वैन में ही रहे। वर्तमान समय में एक सामाजिक कार्यकर्ता मैरी बी के कोमा में जाने वाली घटनाओं की जांच के लिए अस्पताल आती है। वह बी के परिवार के सदस्यों से बातचीत करती है और कहानी फ्लैशबैक में जारी रहती है। बी का बचपन अधिकतर खुशहाल था, क्योंकि शेरोन और डेरेक उसकी देखभाल में काफी मेहनत करते थे। हालांकि जैसे ही वह 10 साल की हुई, उसके माता-पिता ने उस पर अतिरिक्त जिम्मेदारियां डालनी शुरू कर दी। डेरेक ने उसे कम उम्र में गाड़ी चलाना सिखाया और इसके बदले उसे सब कुछ देने का वादा किया जो वह चाहती थी। इसी तरह उन्हें एक पालतू कुत्ता मिला, जिसका नाम उन्होंने गॉडजिला रखा। बी के अनुसार उनका जीवन पहले एक ट्रेलर पार्क में और बाद में अपने घर में सुखद बीता। फिर भी छोटी उम्र से ही बी को अपने हिस्से से ज्यादा जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ा, जैसे कि कुत्ते की देखभाल, खुद का ध्यान रखना और यहां तक कि अपनी मां की देखभाल करना भी। एक ड्राइविंग सत्र के दौरान बी अपने पिता को बताती है कि उसके सहपाठी उसे और उसके परिवार को मंदबुद्धि कह रहे हैं। डेरेक इस पर नाखुश होते हैं और अपनी बेटी को समझाते हैं कि वे बस विशेष है। एक दिन शेरोन गलती से दरवाजा खुला छोड़ देती है और उनका कुत्ता गॉडजिला भाग जाता है। बी अपने प्यारे पालतू को वापस लाने के लिए अपने पिता की कार लेती है, लेकिन जैसा कि अपेक्षित था, वह कार को नष्ट कर देती है। इस घटना के बाद बाल सेवाओं का ध्यान उनकी ओर खींचता है और यह पहली बार होता है जब वह सामाजिक कार्यकर्ता मैरी से मिलती है। मैरी के साथ बातचीत में बी गॉडजिला और अपने माता-पिता की देखभाल में होने वाली कठिनाइयों के बारे में बताती है। इस घटना के बाद बी की चाची और चाचा जॉय और बेन सोचते हैं कि शायद बी के लिए कुछ समय उनके साथ बिताना लाभदायक रहेगा। बी गर्मियों में अपनी चाची और चाचा के घर पर रहती है, जो उसके लिए एक अनोखा अनुभव होता है, क्योंकि वह किसी और की देखभाल में नहीं रहती थी। जब वह स्विमिंग पूल में एक दुर्घटना का सामना करती है, तो उसके चाचा यह समझते हैं कि बी को अधिक माता-पिता के मार्गदर्शन और सहायता की जरूरत है। इसके बाद जॉय और बेन उसकी परवरिश में अधिक भूमिका निभाने का निर्णय लेते हैं और उसकी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसके परिणामस्वरूप बी एक प्राइवेट स्कूल जाती है, जहां उसकी दोस्ती निया से हो जाती है। वह पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन करती है और स्कूल की ट्रैक टीम में भी शामिल हो जाती है, हालांकि वह अभी भी बुलिंग का शिकार रहती है। हाई स्कूल में बी को अक्सर स्कूल की बेल से काफी परेशानी होती है। एक दिन लंच के समय एक प्यारा लड़का एथन बी के पास आता है और बताता है कि उसने उसे बायोलॉजी की क्लास में सोते हुए देखा था,
इसलिए उसने अपने नोट्स उसे दे दिए हैं। एथन के जाने के बाद निया सोचती है कि एथन बी के लिए कैसा साथी हो सकता है। जो कुछ भी उसे एथन के बारे में पता है वह बताती है कि वह एक कैंसर सर्वाइवर है और उसके पेरेंट्स काफी अमीर हैं। बी आखिरकार एक पार्टी में एथन से मिलती है और उसे डेट करने लगती है। वह स्कूल में अच्छा परफॉर्मेंस करती है, लेकिन हमेशा अपने पेरेंट्स की चिंता उसके मन में रहती है और उसे डर रहता है कि क्या वे उसकी देखभाल कर पाएंगे। जैसे ही बी अपने सीनियर ईयर में कदम रखती है, उसके गाइड मिस्टर वास्किस बार बार उसे कॉलेज में अप्लाई करने की सलाह देते हैं। उनका मानना है कि उसके पास कॉलेज जाने के लिए जरूरी ग्रेड्स और कोर्स अचीवमेंट्स हैं, लेकिन वह शुरुआत में कुछ कम्युनिटी कॉलेजेस में ही अप्लाई करती है। स्कॉलरशिप या फाइनेंशियल एड पाने के प्रेशर के बावजूद बी अपने पेरेंट्स को छोड़ने के विचार से डरती है। उसे लगता है कि उसके पेरेंट्स उसके बिना नहीं रह पाएंगे, क्योंकि वे फिजिकली, इमोशनली और फाइनेंशियली उस पर डिपेंड करते हैं। फिर भी मिस्टर वास्किस उससे पूछते हैं कि उसे किस चीज में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है। बी बताती है कि उसे एस्ट्रोनॉमी में गहरी रुचि है। मिस्टर वास्किस उसे सलाह देते हैं कि उसे यूसीएलए के एस्ट्रोनॉमी डिपार्टमेंट में अप्लाई करना चाहिए, जो उसकी इंटरेस्ट्स के लिए सबसे उपयुक्त है। बाद में अपने अंकल की दी हुई एक पुरानी कैप को देखकर उसे एहसास होता है कि वह यूसीएलए में पढ़ाई करना चाहती है और कॉलेज के एप्लीकेशंस शुरू करने का डिसीजन लेती है। जैसे ही बी एथन के साथ अधिक समय बिताने लगती है और प्रोम में जाने के लिए अग्री करती है, ये नए रिलेशनशिप पर प्रेशर डालता है। लेकिन एथन, जो उसे दिल से एक्सेप्ट करता है, उसे महसूस कराता है कि उसे उन लोगों की बातों की परवाह नहीं करनी चाहिए जो स्कूल में उसके क्लीनिंग जॉब के दौरान उसे जज करते हैं। एस्ट्रिड हमेशा की तरह बी के बारे में बुरी बातें करती है, लेकिन बी अंततः उसे स्लैप कर देती है जब वह एस्ट्रिड को उसकी क्लास की कमेंट्स के लिए टोकती है। जैसे जैसे प्रोम नजदीक आता है, बी अपना अधिकांश समय स्कूल के बाहर अपने फैमिली का सपोर्ट करने और प्रोम के लिए एक ड्रेस खरीदने में बिताने लगती है। वह हर सैलरी से थोड़ा थोड़ा पैसे सेव करने की कोशिश करती है ताकि वह अपनी इच्छाओं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा कर सके, जिसमें डिज्नीलैंड की ट्रिप भी शामिल है। पर्याप्त पैसे होने पर बी निया के साथ एक ड्रेस खरीदने जाती है। लेकिन निया अब इस बात से परेशान दिखती है कि वह बी के साथ कम समय बिता रही है। अंततः दोनों लड़कियों में बहस हो जाती है, जिससे निया बी को स्टोर में अकेला छोड़ देती है। इस बीच शरोन अकेले ग्रोसरी स्टोर पर जाती है क्योंकि उसे अपनी पसंदीदा मिठाई चाहिए होती है। तभी कुछ युवा उससे अल्कोहल खरीदने के लिए कहते हैं। अफसोस की बात है कि शरोन को कस्टडी में ले लिया जाता है और जब डेरेक पुलिस के साथ बहस करता है तो उसे भी अरेस्ट कर लिया जाता है। डेरेक को अपनी वाइफ के कथित क्राइम के बारे में पुलिस से बात करने के लिए अरेस्ट किया जाता है। बी, जो अभी भी शॉपिंग में व्यस्त है, को पुलिस स्टेशन से कॉल आता है। इस घटना के परिणामस्वरूप उसे अपने पेरेंट्स को बाहर निकालने के लिए अपनी सेविंग्स का उपयोग करना पड़ता है। घर लौटकर वह अपने पेरेंट्स से नाराज होती है क्योंकि उसे लगता है कि असली पेरेंट्स अपने बच्चे के पैसों का उपयोग नहीं करते। मामला तब और गंभीर हो जाता है जब उसे पता चलता है कि उसके फादर ने पिछले महीने अपनी जॉब खो दी है और उसकी मदर को डिसेबिलिटी अलाउंस नहीं मिल रहा है। डेरेक का मानना है कि शरोन असामान्य नहीं बल्कि एक्सेप्शनल है। बी चिढ़ जाती है और अंततः टूट जाती है। वह अपने फादर को बताती है कि उसकी मदर मेंटली चैलेंज्ड है और एक्सेप्शनल केवल एक ऐसा शब्द है जिससे लोग उसकी स्थिति के बारे में कम बुरा महसूस कर सकें। डेरेक अपना धैर्य खो बैठता है और बी को मारता है, जिससे पेरेंट्स और बेटी के बीच काफी टेंशन पैदा हो जाता है। अगले दिन स्कूल में बी मिस्टर वास्किस को बताती है कि उसने किसी प्रीमियम कॉलेज में न जाने का फैसला किया है क्योंकि उसे लगता है कि उसके पेरेंट्स उसके बिना नहीं रह सकते। इस कॉन्वर्सेशन के बाद वह एथन को अपने घर ले जाती है और उसे छोड़ने का डिसीजन करती है। बी अपनी चिंता व्यक्त करती है कि उसे अपने पेरेंट्स की केयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस होती है। एथन टिप्पणी करता है कि जब वह बच्ची थी तब उसके पेरेंट्स ने उसकी बहुत अच्छी केयर की थी। अगर बी कॉलेज जाती तो शायद उसके पेरेंट्स ठीक होते। उसे लगता है कि वह असल दुनिया का सामना करने से बचने के लिए उन्हें सपोर्ट के रूप में इस्तेमाल कर रही है। बी इससे असहमत होती है
और कहती है कि अगर एथन का कैंसर लौटता है तो उसे उसकी केयर की जरूरत पड़ सकती है। जाहिर है एथन इस पर नाराज हो जाता है और उससे रिलेशनशिप तोड़ देता है। अपने आंतरिक संघर्ष के बावजूद बी अपने सबसे करीबी फ्रेंड के साथ सुलह कर लेती है। निया बी से नाखुश थी क्योंकि उसने प्रोम में भाग लेने का विकल्प चुना था, हालांकि उसने कोई डील नहीं की थी। वह निया के अपार्टमेंट जाकर माफी मांगती है। बी सुझाव देती है कि वे साथ में टाइम बिताएं, लेकिन निया के पास अब प्रोम के लिए एक डेट है। इसलिए बी उसे खुद को पीछे न रखने के लिए कहती है, क्योंकि उसने एथन से ब्रेकअप के बाद प्रोम को कैंसिल कर दिया है। बी फिर निया को प्रोम के लिए तैयार होने में मदद करती है और अपने लाइफ के मुद्दों का सामना करने के लिए घर लौट आती है। बी लास वेगास की वेकेशन जीतने की उम्मीद में स्कूल के राइफल के लिए टिकट्स बेचने का फैसला करती है ताकि वह डिज्नीलैंड जा सके। अकेलापन महसूस करते हुए वह नशे की हालत में टिकट्स बेचने के लिए बाहर जाने से पहले एक बोतल विस्की पीती है। वह टिकट्स बेचने के लिए बाहर जाती है और एंडी, एक क्लासमेट का कॉलेज के उम्र का ब्रदर, उसे राइड देने के लिए तैयार होता है। वह स्वीकार करती है, लेकिन जब एंडी उसका सेक्सुअल हैरासमेंट करता है तो हालात खराब हो जाते हैं। बी असहज महसूस करती है और व्हीकल छोड़ना चाहती है, लेकिन एंडी के फ्रेंड डेमियन, जो वैन चला रहा है, को एंडी का बिहेवियर सही नहीं लगता। वह तभी रुकता है जब बी चलती कार से बाहर कूदने की कोशिश करती है। इसके बाद बी भागने का प्रयास करती है, लेकिन एंडी उसका पीछा करता है और उससे व्हीकल में लौटने की भीख मांगता है। वह उसकी आर्म को खींचने लगता है और बी फिसल कर गिर जाती है, जिससे उसका हेड ग्राउंड से टकरा जाता है। लड़के उसे देखकर डर जाते हैं, वो वहां से भागने लगते हैं, पर भागने से पहले उसे हॉस्पिटल तक छोड़ जाते हैं। कुछ समय बाद बी को होश आ जाता है। वह अपने फैमिली के बाकी मेंबर्स के लिए अपने प्यार का इजहार करती है। जब सोशल वर्कर मैरी अपना इवैल्यूएशन कंप्लीट करती है तो बी उससे पूछती है कि क्या उसका फैमिली सबसे वियर्ड है। मैरी कहती है कि ऐसा नहीं है। उस नाइट एथन बी से मिलकर माफी मांगता है और दोनों रिकंसाइल कर लेते हैं। बी को फाइनली हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाती है और वह धीरे धीरे रिकवर करती है। हाई स्कूल के अपने फाइनल ईयर में वह निया और अपनी क्लास के साथ ग्रेजुएशन कंप्लीट करने में सफल होती है। अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज के चलते कॉलेज जाने में इनिशियल हेजिटेशन के बावजूद भी अपने फादर के साथ एक ऑनेस्ट कन्वर्सेशन करने का डिसीजन लेती है। डेरेक उसे अश्योर करता है कि किसी अन्य फादर की तरह वह चाहता है कि बी लाइफ में आगे बढ़े। यह बी को उस इंस्टीट्यूट में अप्लाई करने का कॉन्फिडेंस देता है जहां वह जाना चाहती थी, और वह सक्सेसफुली एडमिशन पाती है। यहां तक कि उसके ग्रैंडपेरेंट्स, जो अपने चिल्ड्रन की इलनेसेस पर लैमेंट कर रहे थे, ने भी बी की अचीवमेंट्स का सेलिब्रेशन करना चुना। ग्रेजुएशन डे पर उसका पूरा फैमिली सेलिब्रेशन के लिए प्रेजेंट होता है। फिल्म एक ब्यूटीफुल मोमेंट के साथ एंड होती है जब बी के पेरेंट्स उसे कॉलेज छोड़ने जाते हैं। डेरेक, जो अब एक LYFT ड्राइवर है, और शरोन खुश होकर बी के UCLA जाने के बारे में एक सॉन्ग गाते हैं। उसकी मदर UCLA की बीनी पहनती है और यहां तक कि इमोशनल क्रेडिट सीक्वेंस में एक LYFT कस्टमर के साथ खुशखबरी शेयर करती है। फिल्म असली फैमिली फोटोज और अपडेट्स के साथ एंड होती है कि बी अब UCLA में अपने 3rd ईयर में है।